हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यहां पे स्टडी करने वाले हैं, दैट इज द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। बच्चों कभी आपने देखा है कि आपका मोबाइल के अंदर एक बटन आता है जिसको हम बोलते हैं ऑटो स्कैन। कहां पे? जब आप एफएम सुनते हो तब एफएम की जो एप्लीकेशन आती है ना उसको आप मोबाइल में ओपन करोगे और वहां पे एक ऑप्शन आता है ऑटो स्कैन। ठीक है। आपके अगर आपका फोर व्हील है तो फोर व्हील के अंदर भी जो सिस्टम आती है तो उसके अंदर भी ऑटो स्कैन का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, मतलब कि हमें अभी मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऑटो स्कैन कर लेता है और इस हिसाब से सारी चैनल जितने भी स्टेशन वहां पे सुनाई देते हो सारे के जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो उसकी होती है वो वहां पे सेट करके दे देता है। फिर हमें सिर्फ उसको बटन पे टच ही करना रहता है कि भाई ये एक स्टेशन उसने आइडेंटिफाई किया, दूसरा ये तीसरा जो सुनना है उसके ऊपर टच करते जाओ तो अपने आप वो सारी चीजें हमें वो स्टेशन ट्यून हो जाता है। ठीक है। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। पहले के जमाने में ना जो रेडियो आते थे उसमें एक नोच आता था, ठीक है, जिसको हम ट्यूनर बोलते थे। और वो नोच को हमें आगे पीछे करते रहना पड़ता था किसी भी स्टेशन को अगर सुनना है तो उसके लिए। ठीक है। तो उसमें ना दिक्कत यह आती थी, वो ट्यूनर जो भी होते थे ना उसमें जैसे कि मैं बोलूं कि यहाँ पे हमारे पास माई एफएम की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो है 94.3 माई एफएम। ठीक है, 94.3 मेगाहर्ट्ज। तो कई बार क्या होता था वो जो ट्यूनर आते थे, अभी के जो स्मार्ट डिवाइसेस है वो तो अपने आप ही सारी चीजें सेंस कर लेते हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं था, तब हमें मैन्युअली करना पड़ता। तो होता यह है कि भाई 94.3 अगर उसकी फ्रीक्वेंसी है, जिसको मैं ये लैंग्वेज में बोलूं तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो मेरा ट्यूनर जो भी होता था ना, पुराने जमाने की बात करो अभी का नहीं, तो पुराने जमाने में मेरा जो ट्यूनर होता था वो 94.3 पे भी उसको कैच करता था। उस पे तो कैच करेगा ही क्योंकि उसके ऊपर तो ब्रॉडकास्ट हो रहा है ना। लेकिन उसके साथ साथ 94.4, 94.5, 94.6, उसी तरीके से 94.2, 94.1, 94.0, तो ये सारी अलग अलग उसके नजदीक की जो फ्रीक्वेंसी होती थी ना उसके ऊपर भी वो ट्यून कर लेता था। और ट्यून मतलब ट्यून करता था मतलब कि आपको आवाज सुनाई देती थी लेकिन वो डिस्टोर्टेड होती थी। ठीक है, मतलब कि मैंने बोला कि भाई मेरी जो मेन फ्रीक्वेंसी वो है 94.3, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिग्नल सिर्फ आपको 94.3 पे ही सुनाई देते थे। आप 94.4 पे भी सुनोगे, 94.5 पे भी, 6 पे भी, इस तरीके से 94.2, 94.1, 94 लाइक वाइज दिस। ठीक है, लेकिन फर्क क्या आता था यहाँ पे? फर्क यह आता था कि 94.3 पे आपको क्लियर साउंड आती थी। ठीक है, और जैसे जैसे आप यहां से आगे शिफ्ट होते थे या फिर आप यहां से पीछे शिफ्ट होते थे तो आपको आवाज धीरे 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 डिस्टोर्टेड सुनाई देती थी, मतलब कि नॉइज वहां पे अनवांटेड सिग्नल जिसको हम नॉइज बोलते हैं, तो नॉइज वहां पे इंट्रोड्यूस होते जाते थे। ठीक है, तो ये कहानी चलती थी। तो ऐसे केस में ना होता यह था कि भाई 94.3 पे एंड 94.4 पे या 94.2 पे जो भी सिग्नल सुनाई देता था वो नियर अबाउट ओरिजिनल के बराबर ही लगता था हमें, है ना, ऐसे केस में, क्योंकि वहां पे एक ही स्पीकर लगता था। वहां पे तब हेडफोन ईयर जैक तो थे नहीं, मतलब कि ईयरफोन आप कान में लगा दो तो आप क्लैरिटी एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर पाओ, ऐसा तो था नहीं। ठीक है, तो ऐसे केस में होता क्या, जो स्पीकर होता था 94.3 पे जिस क्लैरिटी से आपको साउंड देता था ना उसके नियरर अबाउट 94.4 पे भी देता था, 94.2 पे भी देता था। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि वहां पे ट्यूनिंग अच्छे से हम नहीं कर पाते थे, वो जमाना ऐसा था। तब जो एफएम सिग्नल रिसीव करने के लिए जो एफएम रेडियो आते थे बड़े बड़े से डब्बे जैसे, है ना, तो तब ये प्रॉब्लम आती थी कि भाई जो यूजर होता था उसको यही आइडेंटिफाई नहीं हो पाता था कि भाई यहाँ पे 94.3 कहाँ है ना, क्या ये 94.3 जिसके ऊपर मैं सुन रहा हूं, या फिर जो सुन रहा हूं वो 94.3 नहीं है, 94.4 है। ठीक है, तो ये नजदीक नजदीक वाली जो हल्की सी जो वेरिएशन होती थी ना उस पे भी आपको सिग्नल सुनाई देता था। ठीक है, तो हम वहां पे जज नहीं कर पाते थे, उससे प्रॉब्लम कुछ नहीं होता था। जो सुनने वाला होता था वो उसको नहीं पता होता था कि वो 94.4 सुन रहा है, उसको ऐसा लगा माई एफएम सुन रहा है, 94.3 ही सुन रहा है। लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ही जरूरी होता है ना। आप समझ सकते हो कि जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो चैनल की, उसी के ऊपर आपको परफेक्टली क्लियर साउंड सुनाई देना चाहिए। और आपकी जो आपका जो ट्यूनर होना चाहिए ना, वो ट्यूनर ऐसा होना चाहिए कि वो वही फ्रीक्वेंसी को सेट करे। लोग सोचो जरा कि अगर मैं 94.4 करूं, जैसे 94.4 करता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा डिस्टोर्शन सुनाई दे। ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि भाई मुझे पीछे जाना है। और जैसे मैं 94.2 करूं तो मुझे वहां पे भी डिस्टोर्शन ज्यादा सुनाई दे। और जैसे मैं 94.3 करता हूं वहीं पे मुझे क्लियर साउंड आए, बाकी सारे जितने भी नियर अबाउट जितने भी फ्रीक्वेंसीज है 94.45 वगैरह वगैरह पे मुझे डिस्टोर्शन ज्यादा सुनाई दे, ताकि मुझे आइडेंटिफाई हो पाए कि भाई मुझे ये 94.3 ट्यून करना है, ठीक है, ना कि 94.4।
ठीक है। तो पहले जमाने के जो ट्यूनर होते थे ना, वहां पे ये प्रॉब्लम होता था कि 94.3 को ना ट्यून करके वो 94.4 पे रखते, क्योंकि यूजर को पता नहीं रहता था। फिर वहां पे स्केल वाला भी आया था कि वहां पे वो सुई आती थी और वहां पे नंबर भी लिखे होते थे, 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज की पूरी रेंज होती थी, और वहां पे आप जैसे जैसे नोच घुमाते थे वैसे वैसे सुई आगे बढ़ती थी, पीछे आती थी, तो वहां से एटलीस्ट आप पता लगा पाते थे। लेकिन उससे पहले जो आते थे ना, उसमें वो भी नहीं आता था, डिस्प्ले भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। तो ऐसे केस में ये प्रॉब्लम हो जाता था। तो कहीं ना कहीं ट्यूनर ही आपका ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सारा खेल ना यहाँ पे ट्यूनर का है। वो ब्रॉडकास्ट करने वाले भाई साहब को हम वहां पे ये नहीं बोल सके भाई आप अच्छे से आपने सिग्नल नहीं सेंड कर रहे हो, ठीक है। आप 94.3 आप बोलते हो, लेकिन 94.4 पे भी उतनी ही इंटेंसिटी से सुनाई दे रहा है, तो हमारा कंफ्यूजन बढ़ रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम उनको, ब्रॉडकास्टर को तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम ऐसे डिवाइस जरूर बना सकते हैं कि जिससे हमारा ट्यूनिंग अच्छा हो। मतलब कि या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई 94.3 तो 94.3 पे ही आपको वो सिग्नल सुनाई दे, आप डिफरेंस पता कर पाओ, ठीक है। आपका कान बोल सके हाँ यार ये क्लियर है ना। जैसे 94.4 करता हूं या फिर उससे थोड़ा पीछे जाए 94.2 करता हूं, तो तुरंत ही वहां पे 70% मुझे डिस्टोर्शन सुनाई दे और 30% ही वॉइस सुनाई दे, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं भाई 94.3 है, वो सही सिग्नल है ना, वो सही सिग्नल है। तो वो आइडेंटिफाई कौन करवा सकते हैं मुझे? ट्यूनर। मेरा जो ट्यूनर होगा वो ट्यूनर सर्किट ऐसी होनी चाहिए कि जो पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ही मैक्सिमम करंट पास करे। बाकी के नियर अबाउट जो भी होगी वेरिएशन वाली फ्रीक्वेंसी 94.4, 94.2, वो सारे के ऊपर नियर अबाउट करंट एटलीस्ट मैक्सिमम से तो कम ही पास करें, ठीक है। मैक्सिमम से कम ही, मतलब कि मैंने बोला कि भाई मैक्सिमम अलग, अगर मान लो कि 1 एम्पियर है तो 94.3 पे 1 एम्पियर होना चाहिए। लेकिन 94 पॉइंट जैसे मैं 4 करता हूं ना, तो ऐसा ना हो कि वो करंट भी 0.8 एम्पियर मिले, नहीं, वो एम्पियर इतना होना चाहिए कि वो डिफरेंस पता लगा पाए हमारे कान, ठीक है। मतलब कि ये 1 एम्पियर है तो 94.4 जैसे ही मैंने किया तो वो करंट गिर के हो गया 4.5 एम्पियर, सॉरी 0.4 एम्पियर, ठीक है, 0.4 एम्पियर। या फिर जैसे मैं 94.2 करता हूं तो करंट वापस रिड्यूस होकर 0.4 एम्पियर हो गया, है ना। ऐसा ना हो जैसा ये केस में है कि भाई मान लो कि मैक्सिमम करंट है 0.5 एम्पियर, जैसे ही मैं 94.3 पे 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, जैसे ही मैं 94.4 करता हूं तो यही 0.5 रिड्यूस होकर हो रहा है 0.4, और जैसे ही मैं 94.2 करता हूं तो तब भी मुझे करंट मिल रहा है 0.4। तो ऐसे केस में आपको डिफरेंस ज्यादा नहीं नजर आएगा। मैक्सिमम 0.5 है, उसके सामने ये डिफरेंस 0.4, 0.1 का डिफरेंस है, वो तो बहुत ही कम डिफरेंस होता है। तो वहां पे क्या हो गया, 70% आपको सिग्नल सुनाई देगा और 30% नॉइज होगा, है ना। तो ऐसे केस में आपके कान को ऐसा ही लगेगा कि भाई मैं वही चैनल ट्यून किया हूं, है ना, मैं वही चैनल ट्यून किया हूं, ठीक है। 94.3 ट्यून किया, भले आप 94.4 हो गए एक्चुअल में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता था तब, अभी नहीं है। लेकिन सोचो अगर इतना गैप आ जाए तो, कि 1 एम्पियर एंड 0.4, तो ऐसे केस में 60% नॉइज आ जाएगा और 30% या 70% नॉइज, 30% सिग्नल। तो आपके कान तुरंत बोलेंगे भाई मैं आगे चला गया या फिर मैं पीछे चला गया, मुझे आगे जाना है ना, मुझे परफेक्टली वो चैनल को ट्यून करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉब्लम को नलीफाई करने के लिए एक पैरामीटर यहां पे यूज होता है जिसको बोला जाता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो क्या ये पॉइंट समझ में आया कि क्यों हमें ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस स्टडी करना पड़ता है? ये ट्यून सर्किट कितनी कैपेबल है, वो कितनी शार्प है, पर्टिकुलर जो हमारी सिग्नल जो फ्रीक्वेंसी है उसको सेट करने में वो हमें दिखाती है ना। हमें जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर सिग्नल ब्रॉडकास्ट होता है वही ट्यून करें, उसके न तो आगे उसके न तो पीछे। अगर आगे चले जाते हैं, हम लोग मैन्युअली ट्यून करते हो तो ऐसे, अगर आगे चले जाते हैं एक पॉइंट भी आगे गए, मतलब कि 94.3 से 94.4 भी गए ना, तो आपको डिस्टोर्शन सुनाई देना चाहिए, मतलब कि आपको डिफरेंस पता लगना चाहिए कि भाई 0.3 से 0.4 हो गया, दैट इज अ डिफरेंस, है ना। वो आपको, आपके कान को आइडेंटिफाई होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई 1 एम्पियर 94.3 पे वो करंट को पास करती है, 1 एम्पियर का करंट वो फ्लो करती है, और जैसे ही 94.4 करते हो तब भी 0.8 एम्पियर का करंट जा रहा है, नहीं तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। खैर अभी ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी के जितने भी स्मार्टफोन में जो एफएम की एप्लीकेशन आती है या फिर जितने भी डिवाइस वगैरह आते हैं, MP3 प्लेयर भी आते हैं, तो वहां पे ना ऑटो ट्यूनिंग का ऑप्शन आ गया है, तो वो अपने आप सेंस करके वो सारी चैनल सेट करके दे देता है। लेकिन ये पुराने जमाने में ये प्रॉब्लम होता था, ठीक है। तो उसके लिए ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट समझ में आया कि क्यों हमें ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस हमें स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी ये समझते हैं कि क्यों यहां पे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस
स्टडी करते करते हमें यहाँ पे बैंडविड्थ तक पहुंचना पड़ता है। अभी ये सर बैंडविड्थ क्या बोल रहे हो भाई, यहाँ पे ये है कि भाई ये जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है ना वो कुछ डिफाइन होती है, उसका मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जो भी होती है ना, मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इट इज डिफाइंड बाय ओमेगा नोट, जो हमारी होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, डिवाइड बाय ट्वाइस डेल्टा ओमेगा, ट्वाइस डेल्टा ओमेगा। और ये जो बच्चों ट्वाइस डेल्टा ओमेगा है ना, इसको बोला जाता है बैंडविड्थ। इसको क्या बोला जाता है? बैंडविड्थ, या फिर इसको कई बार हाफ पावर बैंडविड्थ भी बोला जाता है। अभी इसको क्यों हाफ पावर बैंडविड्थ बोला जाता है, सारी चीजें समझेंगे। तो यहां पे मैंने ये चीज समझाई कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये पहला वाला प्लॉट जो भी है एंड ये सेकंड वाला प्लॉट जो भी है, उसमें डिफरेंस क्या है? तो शार्पनेस का। भाई पहला वाला जो प्लॉट है ना वो एकदम शार्प है। शार्प का मतलब क्या होता है? इन द केस ऑफ ट्यूनिंग, शार्प का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर जो भी हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उससे अगर आप थोड़े से भी मतलब कि 0.1 भी आगे चले गए ना, या 0.1 पीछे चले गए ना, तो तुरंत आपको वहां पे डिस्टोर्शन सुनाई देगा। मतलब कि तुरंत आपको आपके कान बोल देंगे कि भाई आपका ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं है। ठीक है, जितनी शार्पनेस कम होगी ना उतना आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा। ये वाले प्लॉट अगर मैं ऐसा ट्यूनर बनाऊं कि जिसमें ये वाला प्लॉट है, ऐसे प्लॉट को वो फॉलो करता है, तो ऐसे केस में ना मुझे 94.3, 94.4, 94.2 तीनों पे मुझे सिग्नल सुनाई देंगे। ठीक है, और हो सकता है कि 94.2, 94.4 के ऊपर मुझे एटलीस्ट 80% तक वॉइस आए और 20% ही नॉइज आए। तो ऐसे केस में मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि भाई मैं कौन सा स्टेशन, मतलब कि मैं 94.3 सेट किया हूं कि नहीं किया हूं। ठीक है, तो ऐसे केस में शार्पनेस का मतलब ये होता है कि भाई जो ग्राफ यहां पे दुबला पतला है, मतलब कि जिस ग्राफ की विथ जो भी है ना वो जितनी कम है उतना वो ग्राफ शार्प होगा। आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए कि भाई अगल बगल वाले सारे जीरो करंट और जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वहीं पे हमें सिर्फ मैक्सिमम करंट मिले। ठीक है, मतलब कि ये वाला केस ऐसा होना चाहिए, मैक्सिमम करंट सिर्फ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ही मिलना चाहिए। बाकी सारे केस में मतलब कि 94.3 पे मैक्सिमम करंट और 4 पॉइंट जैसे 4 किया या फिर जैसे 2 किया, ठीक है, तो तुरंत करंट जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा आइडियल रिस्पॉन्स तो हमें मिलता नहीं है ना, ऐसा आइडियल रिस्पॉन्स हमें कभी नहीं मिलता है। हम ये आइडियलिस्टिक केस नहीं है, हम रियलिटी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा कि 94.3 पे ही मैक्सिमम करंट मिले और 94.4 जैसे कि करंट जीरो हो गया, 94.2 जैसे कि करंट जीरो होगा। ठीक है, मतलब कि जो हमारी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसी पे मैक्सिमम करंट फ्लो हो, ऐसा नहीं होगा। उसके नजदीक में अगल बगल में भी करंट फ्लो होगा, क्योंकि हमारे केस में जो भी हम सर्किट यूज करते हैं उसका रिस्पॉन्स कभी भी आइडियल नहीं होता है। आइडियली ऐसा होना चाहिए। ठीक ठीक डिस। ठीक है, ये ऊपर गया नीचे बहुत ही ज्यादा हो गया, ये ऊपर से नीचे और फिर यहां से वापस जीरो। ठीक है, नीचे से ऊपर एंड वापस नीचे। ठीक है, तो ऐसा रिस्पॉन्स होना चाहिए, ये आइडियल रिस्पॉन्स होना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो ऐसा ही आएगा जो आपको ग्राफ में दिख रहा है। ठीक है, तो अभी वो हमारे ऊपर है कि हम ऐसे ट्यून सर्किट बनाएं कि जिसके अंदर हमें शार्प कर्व मिले, मतलब कि एटलीस्ट वो भले एक लाइन के जैसा ना हो लेकिन जितना हो सके उतना कॉम्प्रेस मिले। जैसे कि आप यहां की विड्थ मेजर करोगे और आप यहां की विड्थ मेजर करोगे तो दोनों की विड्थ में आपको आसमान जमीन का फर्क नजर आएगा। ठीक है, जितनी विड्थ ज्यादा होगी उतनी उसकी शार्पनेस कम होगी। आप बोल सकते हो ये। ठीक है, यहां की विड्थ देखो और यहां की विड्थ देखो, दोनों में आपको डिफरेंस नजर आए तो इन दोनों में से कौन शार्प है? तो भाई ये जो ग्राफ नंबर 1 है ना ब्लू कलर वाला, वो शार्प है। ठीक है, वो शार्प इसलिए है क्योंकि उसकी विड्थ कम है। तो भाई यहां पे जब भी शार्पनेस डिफाइन की जाती है, शार्पनेस ऑफ ग्राफ या शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला यही बनता है, W0 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2 टाइम्स W डेल्टा। ठीक है, 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा, सॉरी W डेल्टा ने 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है बैंड विथ। ठीक है, बैंड विथ, पर्टिकुलर बैंड में विथ। ठीक है, अभी सवाल ये निकल के आता है, ठीक है चलो ये समझ में आ गया कि भाई ये है ओमेगा 0 डिवाइड बाय बैंड विथ, बैंड विथ मतलब कि किसी भी रेजोनेंट सर्किट का शार्पनेस आइडेंटिफाई करने का ये सिंपल सा एक तरीका होता है। आप क्या करो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को उसकी बैंडविड्थ के साथ डिवाइड कर दो, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो उसकी शार्पनेस दिखाएगी, मतलब कि वो कितना शार्प है पर्टिकुलर चैनल को ट्यून करने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, लेकिन सवाल ये है यहां पे
कि भाई ये बैंडविड्थ कहां पे मेजर करें, मतलब कहां से मेजर करें, क्योंकि अगर आप यहां से देखोगे ना तो यहां से तो दोनों कर्व की बैंडविड्थ सेम ही दिख रही है, यहां पे तो दोनों कर्व की बैंडविड्थ सेम ही दिख रही है ना, ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर दोनों कर्व की बैंडविड्थ सेम है। लेकिन जैसे जैसे आप यहां से यहां तक आपको सेम दिख रही है, देखो है ना, लेकिन जैसे जैसे आप यहां से आगे जाते हो, मतलब कि नियरर टू ओमेगा जीरो के नजदीक नजदीक में आप देखते जाते हो, तो यहां पे देखो, यहां पे और यहां पे, ठीक है, तो अब विथ में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। कुछ पॉइंट तक आपको विथ सेम दिखेगी, लेकिन उसके बाद यहां पे आपको विथ में डिफरेंस नजर आता है। तो यहां पे कहां से हम विथ मेजर करें कि जिससे हम ये शार्पनेस डिफाइन कर सके, तो उसके पीछे का भी एक पॉइंट है कि आपको कहां से ये विथ मेजर करना है, कौन से पॉइंट से। तो बच्चों यहां पे एसी के अंदर हम ज्यादातर वैल्यू कौन सी कंसीडर करते हैं, आरएमएस वैल्यू। और आपको पता है कि वो जो आरएमएस वैल्यू होती है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय √2 के बराबर होती है ना। तो हम वहीं पे बैंडविड्थ कैलकुलेट करेंगे जहां पे एम्पलीट्यूड जो भी हो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो भी हो, वो किसके बराबर हुआ हो, आरएमएस के बराबर हुआ हो, मतलब कि आईएम डिवाइड बाय √2 के बराबर हुआ। तो हमें यहां पे ये जो बैंडविड्थ कैलकुलेशन की जो बात है, ये बैंडविड्थ कहां पे कैलकुलेट करनी है, बैंडविड्थ वही वो वाले पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है जहां पे हमारा जो मैक्सिमम करंट है उसकी वैल्यू आरएमएस के बराबर हुई हो, मतलब कि Im बाई √2 हुई हो। जैसे कि मैं पहले ग्राफ के लिए बोलूं तो उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इतनी है। इसको अगर मैं बोल दूं कि Im मैक्स, ठीक है, तो उसकी वैल्यू जब भी डिवाइड बाई √2 के बराबर होगी, वो पॉइंट जो भी आएगा वहां की विथ आपको मेजर करनी है, ठीक है, वो विथ को आपको यहां पे शार्पनेस के फॉर्मूला में प्लेस करना है। तो क्या समझ में आया कि कौन सी विथ कहां से हमें कैलकुलेट करनी है, मतलब कौन सी विथ लेनी है जहां पे हमारे ग्राफ का जो मैक्सिमम करंट का वैल्यू है वो आरएमएस के बराबर होता हो, मतलब कि Im बाई √2 जितनी वैल्यू जहां पे आपको मिलती है ये करंट की, वो पॉइंट पे आपको विथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और वो विथ को यहां पे प्लेस करना होता है, ठीक है। तो चलिए हम यही करते हैं यहां पे, लेकिन उससे पहले ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो बच्चों रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर रेजोनेंट कंडीशन हमें पता है ये सारी चीज, ठीक है। रेजोनेंट कंडीशन भाई, ये जो करंट होता है ना, करंट की मैक्सिमम वैल्यू वो किसके बराबर होती है, आपको पता है Vm अपॉन अंडर रूट में, दैट यू ऑलरेडी नो, अंडर रूट में R² प्लस XC माइनस XL के होल स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है, ये पता है ना आपको, ठीक है। लेकिन जब भी रेजोनेंट कंडीशन होती है तो वहां पे नॉर्मली हम इसको इसके बराबर बोलते हैं, लेकिन जब भी रेजोनेंट कंडीशन आती है तो फॉर रेजोनेंट कंडीशन में क्या बोल सकता हूं, बट फॉर द रेजोनेंट कंडीशन XC इज इक्वल टू क्या होता है, वहां पे XL होता है, ठीक है। तो XC की वैल्यू XL के बराबर होती है, मतलब कि तब हम ये बोल सकते हैं कि तब ये जो करंट हमें मिल रहा है ये मैक्सिमम का भी पॉसिबल मैक्सिमम होगा, मतलब कि Im का भी पॉसिबल मैक्सिमम होगा, ठीक है। और वो कितना हो सकता है, तो हमने देखा था कि वो होता है Vm अपॉन, क्योंकि XC एंड XL तो सेम हो गए तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, तो अंडर रूट में डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, R², अंडर रूट में R² मतलब कि खाली बचेगा क्या, R, है ना, खाली क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ R बचेगा, है ना। और हमें विथ कहां पे कैलकुलेट करनी होती है, हमें विथ वो वाले पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करनी होती है जहां पे ये वैल्यू किसके बराबर बने, आरएमएस के बराबर। और आरएमएस क्या होता है, इसके डिवाइड बाई √2, मतलब कि जहां पे इसके डिवाइड बाई √2 वैल्यू आपको करंट की मिलेगी वहां पे हमें विथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, क्योंकि ये ब्लू कलर वाला जो प्लॉट है ना, केस नंबर 1 का प्लॉट, वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन वहां पे विथ कैलकुलेट करने के लिए हम एक काम करें, वहां पे विथ अच्छे से हम देख नहीं पाएंगे, तो ऐसा करते हैं कि हम नीचे वाला जो केस नंबर 2 वाला जो प्लॉट है उसको देखते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये केस नंबर 2 वाला जो प्लॉट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, इसको मैं यहाँ पे पॉइंट आउट भी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में कैसे हम ये सारी चीजें करेंगे। एक थोड़ा सा डेरिवेशन जैसा यहाँ पे चलने वाला है। तो ये होगी उसकी विथ, सॉरी विथ नहीं, ये होगी उसकी वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो मान लो कि मैं नीचे वाले कर्व को देख रहा हूं, सिमिलरली आप ऊपर वाले कर्व के लिए भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो, केस नंबर 1 के लिए भी आप यहाँ पे विथ निकाल सकते हो, लेकिन अभी हम यहाँ पे देख पाए उसके लिए मैं फिलहाल मैं ये सेकंड केस वाला जो प्लॉट है उसको देख रहा हूँ, ब्लैक कलर वाला, ठीक है। तो ये है हमारे लिए
एक्चुअल में होगी ये IM मैक्स वैल्यू। ठीक है, इसके लिए होने वाली IM मैक्स। और विथ नियम के हिसाब से कहां पे मेजर करनी है, जब भी ये वैल्यू इसके डिवाइड बाय √2 के बराबर हो जाए। मतलब कि मान लो कि मुझे वो वैल्यू कहां पे मिली, तो हल्के से थोड़े से नीचे आ जाओ। मान लो कि मुझे वो वैल्यू मिल रही है यहां पे, ठीक है, यहां पे मिल रही है। सो ठीक है, थोड़ा नीचे से ले लेते हैं इसको दिखाने के लिए, समझाने के। तो मान लो कि यहां पे इसकी वैल्यू हो रही है RMS के बराबर। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गई हमारी कौन सी वैल्यू, मैं बोल सकता हूं इसको IM मैक्स बाई √2। ठीक है, मैं यहां की वैल्यू क्या बोल सकता हूं, IM मैक्स बाई √2 बोल सकता हूं। ठीक है, इतनी वैल्यू होगी, तो वहां पे हमें विथ निकालनी है। मतलब कि ये वाली जो विथ आपको दिख रही है ना, दिस इज दी विथ, ये विथ हमें निकालनी है। ठीक है, वो हमारे लिए शार्पनेस के फॉर्मूला में हमें प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, और तब तब हमने ये भी नोटिस किया कि भाई यहां पे जहां पे हमें विथ मिल रही है, वहां पे ग्राफ के 2 पॉइंट मिल रहे हैं। मुझे ग्राफ के 2 पॉइंट यहां पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहला भी यहां पे पॉइंट जो भी है, इसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी लेट से कि वो ω0 से कुछ अलग है, और ये भी है ω0 से कुछ अलग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो बीच में ω0 है। लेकिन अगर मैं इसको बोलूं, लेट से कि ये जो मैंने पहली लाइन ड्रॉ की है वो है मेरे लिए ω1, ये वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां की जो फ्रीक्वेंसी है वो है ω1, और ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये है मेरे लिए लेट से ω2। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ω0 से ये ω1 कितनी दूरी पे, तो हल्की सी, थोड़ी सी दूर है ना। मतलब भी मान लो कि ये 94.3 है ω0, तो ये ω1 होगी 94.5, या फिर ω2 क्या होगी, तो 94.1 होगी। ठीक है, तो इतनी दूरी पे है। मतलब कि मैं ये दूरी जो भी है, इतनी दूरी, ये हल्की सी इतनी दूरी में क्या ले लेता हूं, लेट से डेल्टा ओमेगा। तो टोटल वेरिएशन कितना होगा, ये ट्वाइस डेल्टा ओमेगा हो जाएगा, है ना। नहीं समझ में आता तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ध्यान से देखिएगा। नहीं समझ में आता तो मैं यहां पे मैंने विथ कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, तो मैंने विथ यहां पे सारी चीजें कैलकुलेट कर ली है, तो हियर मैं ये लिख सकता हूं कि ω1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा। ठीक है, इतना वेरिएशन, ये जो आपको दिख रहा है ना, इतना वेरिएशन आपको दिखा, इतना इतना छोटा सा जो वेरिएशन है ω0 से, उसको हमने डेल्टा ओमेगा मान लिया है। तो ये हो जाएगा ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा। उसी तरीके से क्या मैं ω2 को क्या लिख सकता हूं, तो इट इज नथिंग बट ω0 माइनस डेल्टा ओमेगा। तो उस हिसाब से देखने जाए तो इतनी विथ कितनी हुई, इसकी विथ अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, ये विथ कितनी होगी, दिस विथ कैन बी रिटन एज, ध्यान से सुनिए, ये विथ कितनी होगी, इतनी होगी हमारी विथ। और ये विथ कितनी होगी, तो मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट, आप समझ सकते हो, ω1 माइनस ω2। मतलब कि फर्दर अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको बैंडविथ के तौर पे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट, दिस विथ कैन बी रिटन एज बैंडविथ। ठीक है, सॉरी, तो दिस बैंडविथ इज नथिंग बट इक्वल टू ω1 माइनस ω2। और ये ω1 कितना है, ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा, एंड ω2 कितना है, तो ω0 माइनस डेल्टा ओमेगा। तो आप देख सकते हो ω0 तो कैंसल हो जाएंगे ना माइनस के बाद, तो बचा क्या, ट्वाइस डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास बैंडविथ का फॉर्मूला। मतलब बैंडविथ कितनी होगी, इतनी, ω1 माइनस ω2, जो कितनी आई, ट्वाइस डेल्टा ओमेगा के बराबर, है ना। तो क्या समझ में आया कि ये कौन सी विथ हमें कंसीडर करनी है, जो यहाँ पे लिखा है 2 डेल्टा ओमेगा, वो क्या है, वो एक्चुअली हमारे लिए शार्पनेस फाइंड आउट करें। क्योंकि जितनी विथ आपकी कम होगी ना, ऐसे समझ लो कि यहां पे हमें, इसके लिए अगर मान लो कि यहां पे हमें वो विथ मिली जहां पे हमारे इसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होती है, यहां की जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू है वो IM बाई √2 के बराबर हो रही है, वो पॉइंट यहां पे आता है, और तब हमें विथ इतनी मिली। तो आप समझ सकते हो कि ये दोनों में गैप कितना रहेगा। आप देखो, इसको इसके साथ कंपेयर करके देखो, ये वाले प्लॉट के साथ। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाए कि ऊपर वाला जो प्लॉट है उसके विथ कम है कंपेयर टू यहां पे सेकंड वाले केस की, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि कौन सा प्लॉट शार्प होगा, केस नंबर 1 का। जितनी विथ कम होगी, आप देख सकते हो यहां पे, जितनी बैंडविथ रिड्यूस करेगी भाई, उतना शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इंक्रीज करेगा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, क्योंकि ω0 तो फिक्स रहेगा ना, कौन सी चैनल को आप ट्यून करना चाहते हो उसकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो तो सेट रहेगी, वो तो कांस्टेंट रहेगी। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस सीधी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बैंडविड्थ से। तो जितनी ये विथ होगी ना, जितनी कम होगी,
उतना यहाँ पे शार्पनेस ज्यादा रहेगा, मतलब कि उतना आपका ट्यूनर शार्पली चैनल को ट्यून कर पाएगा, मतलब कि आपको आइडेंटिफाई एटलीस्ट करके देगा कि भाई ये 94.3 और 94.4 में कितना डिफरेंस है ना, वो बड़ा तगड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देगा, ताकि आप समझ पाओ कि भाई हम भटक चुके हैं, 94.3 की जगह पे 94.4 पे आ चुके हैं। समझ में आ रहा है, ये सुनो। तो ये होता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। खैर अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ठीक है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ हमने एक फॉर्मूला लिखा, लेकिन अगर ये फॉर्मूला हमें एडजस्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। खैर ये तो हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला आया बैंडविड्थ का। अच्छा एक और चीज, इसको कई बार ना क्या बोला जाता है, हाफ पावर बैंडविड्थ भी बोला जाता है, समटाइम्स इट इज कॉल्ड हाफ पावर बैंडविड्थ। तो क्यों इसको हाफ पावर बैंडविड्थ बोला जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो भाई इसके पीछे का रीजन ये है कि मान लो कि ये मैक्सिमम वाला पॉइंट है, वहां का पावर है P1, और ये जो भी है आरएमएस वाला, मतलब कि जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू √2 डिवाइड बाय √2 बराबर हुई, तब का पावर है लेट्स से P2। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे पावर P1 लिखूं एंड पावर P2 लिखूं तो आपको आसानी से यहां पे डिफरेंस समझ में आ जाएगा। पावर P1 कितना होगा, पावर P1 होगा Im मैक्स के स्क्वायर डिवाइड बाय आर के बराबर, आई स्क्वायर आर के बराबर इंटू आर के बराबर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर। ठीक है, तो इसके बराबर होगा P1 पावर, मतलब कि जब मैक्सिमम करंट जहां पे है वहां पे पावर कितना होगा, पावर सर्किट के द्वारा डिलीवर होने वाला पावर कितना होगा, तो भाई Im मैक्स स्क्वायर के इंटू आर के बराबर होगा। लेकिन जब भी हम ये विथ जहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब कि जब भी ये मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय √2 के बराबर हुई होगी, मतलब कि √2 आई एम मैक्स डिवाइड बाय √2 बराबर हुई होगी, जहां पे हम विथ कैलकुलेट करते हैं, जहां पे ये आरएमएस, आप चाहो तो ये पॉइंट पे आरएमएस भी बोल सकते हो, या जहां पे ये करंट आई आरएमएस के बराबर हुआ होगा, वो वाले पॉइंट के ऊपर पावर हमने यहां पे अज्यूम किया है P2, और वो P2 कितना आया, तो वो P2 हम लिख सकते हैं इट इज नथिंग बट आई एम मैक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय, क्योंकि ये होगी आई एम बाई √2 ना, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है ना, इनटू आर। तो आप समझ सकते हो कि यहां पे पावर कितना है, तो आई एम मैक्स स्क्वायर टाइम्स आर, ये तो P1 हो गया, तो ये हो गया P1/2। मतलब कि जहां पे हमने विड्थ कैलकुलेट की वहां पे पावर क्या है, हाफ है, आधा पावर है वहां पे, है ना। और हाफ पावर को क्या बोला जा सकता है, अगर आप हाफ पावर, जहां पे पावर हाफ होता है, सर्किट के द्वारा डिलीवर होने वाला पावर हाफ होता है, वहां पे आप विड्थ कैलकुलेट करते हो, तो समटाइम्स इट इज कॉल्ड हाफ पावर बैंडविड्थ ऑल्सो। ठीक है, तो आप इसको हाफ पावर बैंडविड्थ भी बोल सकते हो, है ना। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार 1 मार्क्स में कि हाफ पावर बैंडविड्थ कितनी होती है, आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, सारी चीजें दी जाएगी, तो ऐसे केस में आपको पता होना चाहिए कि भाई सर हम तो सिर्फ बैंडविड्थ पढ़े थे, हाफ पावर कहां से है भाई, वो वही है जिस बैंडविड्थ की हम यहां पे बात कर रहे हैं, वही हाफ पावर बैंडविड्थ है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। ठीक है, चलिए अभी मुझे ये समझना है कि भाई ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का फॉर्मूला जो भी है ω0 डिवाइड बाई बैंडविड्थ, ठीक है, वो तो समझ में आ गया है। लेकिन भाई ये जो शार्पनेस है, ये जो फॉर्मूला है, अगर मुझे इसको फिजिकल कंपोनेंट के तौर पे देखना है, मतलब कि अगर मुझे इसको मेंटेन करना है, तो अल्टीमेटली सर्किट ऐसी होनी चाहिए ना। सर्किट कौन बनाएगा, सर्किट कौन बनाएगा, ऑब्वियसली हम लोग। लेकिन हम लोग बनाएंगे, लेकिन उसमें कौन किसका इस्तेमाल करेंगे, हम लोग कैपेसिटर का, इंडक्टर का एंड रेसिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या सारी चीजें हमारे ऊपर आती है, जी हाँ, सारी चीजें हमारे ऊपर आती है। ये सिर्फ रेजोनेंस शार्पनेस, रेजोनेंस की शार्पनेस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। लेकिन अगर हमें इसकी शार्पनेस रेजोनेंस ये फाइंड आउट करने का फॉर्मूला को अगर हम कंपोनेंट के ओर से देखें, या फिर कंपोनेंट के टर्म्स में देखें कि भाई इंडक्टर इतना होना चाहिए, रेजिस्टेंस इतना होना चाहिए, तो हमें ये विड्थ इतनी मिलेगी, या फिर तो हमें शार्पनेस मिलेगी, ताकि हमें पता चले कि हमें यहां पे अगर शार्पनेस इंक्रीज करनी है तो उसके लिए मुझे इंडक्टर कितने मिली हेनरी का लगाना पड़ेगा, एंड ये जो रेजिस्टर है वो कितने ओम का लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो कि हमने इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों सेम रखे थे, सिर्फ हमने यहां पे रेजिस्टेंस 100 ओम लिया और यहां पे रेजिस्टेंस हमने कितना लिया, 200 ओम। तो देख सकते हो कि दोनों की शार्पनेस में कितना फर्क आ गया, है ना। 100 ओम में आपको शार्प मिलेगा काउ, अगर मैं रेजिस्टेंस और डिक्रीज कर दूं, 50 ओम का कर दूं, ठीक है, तो ऐसे केस में इससे भी बड़ा प्लॉट, इससे भी शार्प वैल्यू हमें मिल सकती है। ऐसे केस में प्लॉट ऐसा भी आ सकता है।
ये जो कंप्रेस हुआ ना, इससे और ज्यादा कंप्रेस होके ये ऐसा भी मिल सकता है मैं कहूँ, ठीक है। तो ऐसे केस में जितना कंप्रेस होगा उतना शार्पनेस इंक्रीज होगा, तो जितना रेजिस्टेंस, तो सारी वैल्यू किसके ऊपर चली जाती है, फिजिकल कंपोनेंट की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो मुझे ये भी पता करना है कि शार्पनेस का जो फॉर्मूला है, अगर मैं उसको फिजिकल कंपोनेंट के टर्म्स में देखना चाहूं तो मैं कैसे देख सकता हूं, मतलब कि यहां पे ओमेगा 0/2 डेल्टा ओमेगा की जगह पे अगर मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला आ गया जिसमें एल अपॉन आर आ जाए या फिर सी अपॉन आर आ जाए या 1/CR आ जाए, तो ताकि मुझे समझ में आए कि भाई यहां पे डिपेंडेंसी किसके ऊपर गई है, तो मैं उस हिसाब से वैल्यू को सेट कर सकता हूं, है ना। इसके लिए क्योंकि सर्किट आफ्टर ऑल मुझे बनानी है, तो जब भी मैं सर्किट बनाऊं तो मैं ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस नहीं देखूंगा, मतलब कि सर्किट बनाने के बाद मैं ट्यूनिंग वगैरह करूं और देखूं कि भाई शार्पनेस अच्छी नहीं है, चलो वापस कंपोनेंट दूसरे चेंज करो, ऐसा नहीं होगा। मैं पहले से सर्किट बनाने से पहले ही मैं उसके कंपोनेंट आइडेंटिफाई कर लूं कि भाई मुझे इतने ओम का रेजिस्टेंस लगाना है और इतने हेनरी का मुझे इंडक्टर लगाना है और इतने फेरेड का माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाना है, ठीक है। तो वो पहले से मुझे पता हो, उसके लिए हम क्या करने वाले, यही शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का ये जो फॉर्मूला है उसको फिजिकल कंपोनेंट के टर्म्स में देखने वाले हैं, है ना। तो फिजिकल कंपोनेंट के टर्म में देखने के लिए यहां पे बच्चों हमें एक और डेरिवेशन देखना पड़ेगा, थोड़ा लंबा डेरिवेशन है लेकिन ध्यान से देखते जाएगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। बस ध्यान यहां पे रखना, फोकस यहीं पे रखना, ठीक है। ये थोड़े देखो, ये दो ऐसे टर्म है, दो ऐसी थियरी है जहां पे आपको थोड़े डेरिवेशन की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। चलिए तो हम वो डेरिवेशन करते हैं। हमारा मेन इंटेंशन क्या है, हमारा मेन इंटेंशन ये है कि हम ये शार्पनेस का फॉर्मूला लेके आए किसके टर्म में, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ के टर्म में नहीं, हम रेजिस्टेंस इंडक्टर या रेजिस्टेंस कैपेसिटर या तीनों के फॉर्म के कोई एक फॉर्म के टर्म में, ताकि हम किसी एक पैरामीटर को वेरी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि शार्पनेस कहां पे मिलेगी, ताकि मैं उस तरीके से ही पहले से वो कंपोनेंट चूज करके फिट कर दूं, सोल्डरिंग वगैरह कर दूं और वो ट्यूनर बना दूं कि जब भी वो रियलिटी में यूज होगा तब मुझे अच्छी शार्पनेस देगा, है ना, अच्छी ट्यूनिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो यूजर होगा वो खुश हो जाएगा, मोगेम्बो खुश हो जाएगा कि भाई अच्छा ट्यूनर हमने परचेस किया है, ठीक है। हमने जो भी परचेस किया, वो जो पैसे हमने उसके ऊपर खर्च किए हैं वो हमारे यूटिलाइज हो रहे हैं, है ना। तो उसके लिए यहां पे हम ये कुछ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का फॉर्मूला कंपोनेंट के टर्म्स में लेके आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो तो उसके लिए पहले तो ये वाले पॉइंट के पास आते हैं कि भाई एट ओमेगा 1, ध्यान से सुनिएगा, यहीं से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होगा, एट ओमेगा 1, ठीक है। क्या आपने देखा कि एट ओमेगा 1 यहां पे करंट का वैल्यू कितना है, एट ओमेगा 1 मतलब कि जहां पे हमने ये बैंडविड्थ कैलकुलेट की है, वहां पे करंट का वैल्यू कितना है, आई एम मैक्स बाई √2 के बराबर, है ना। तो क्या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं, इट इज नथिंग बट आई एम इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन, ध्यान से देखते जाएगा, है ना, आई एम इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक करंट की वैल्यू है जिसके हिसाब से मान लो कि वहां का जो भी करंट है उस हिसाब से मुझे कुछ इतना मिलेगा, ठीक है। लेकिन वहां पे हमने ये भी नोटिस किया है कि वहां पे अगर मैं करंट की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू अगर निकालने जाऊं वही पॉइंट के ऊपर, अगर मैं मान लूं कि वहां का जो करंट है वही मैक्सिमम है, तो ऐसे केस में वो क्या होगा, तो वो होगा आई एम मैक्स डिवाइड बाय √2 के बराबर, ठीक है। इसको अगर मुझे वोल्टेज के फॉर्म में लिखना है तो मैं वोल्टेज के फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, इट कैन बी रिटर्न एज Vm अपॉन, क्योंकि I इज इक्वल टू V बाई आर होता है ना, तो ये हो जाएगा Vm अपॉन √2 R के बराबर। तो मेरे पास ये दो रिजल्ट आए, रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2, ठीक है। मैंने माना कि भाई एट ओमेगा 1, अगर मान लो कि ये ओमेगा 1 जो फ्रीक्वेंसी है वहां पे अगर मान लो किसी करंट की मैक्सिमम वैल्यू हुई होगी, ठीक है, मतलब कि वो पॉइंट पे हम अगर मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर करने जाए तो ऐसे केस में वो पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, इतनी आ सकती है, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। लेकिन उस पॉइंट पे
हमारा जो करंट है, जो हमने ट्यूनर बनाया है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी क्या? नहीं, उसकी तो Im मैक्स बाई √2 वैल्यू आएगी, है ना? वही पॉइंट के ऊपर मान लो कि यहाँ पे सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट होगा, अगर मैं ये ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, ओमेगा 0 पे कोई करंट की मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, ठीक है? तो ऐसे केस में हमें पता है कि यहाँ पे XC माइनस XL 0 नहीं हुआ होगा। ये ओमेगा 1 जो फ्रीक्वेंसी है, समझ रहे हो आप? ओमेगा 1 ओमेगा 0 पे XC माइनस XL है, ओमेगा 1 पे XC माइनस XL नहीं है। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा 0 है, तो वहां पे XC इज इक्वल टू XL होगा, ठीक है? उसमें कोई ना नहीं है, ठीक है? लेकिन हम ओमेगा 1 की बात करें तो वहां पे तो मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है? इतना हो सकता है ना? सीधी सी बात है। वहां पे Im इज इक्वल टू VM बाई √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर ही लिख सकते हैं, ठीक है? वो ओमेगा 0 नहीं है। वी आर राइटिंग दिस इक्वेशन एट द ओमेगा 1, तो वहां पे Im ये लिख सकते हैं। लेकिन वहां पे अगर देखने जाए तो हमारा जो करंट है, हमारा जो ट्यूनर का जो मैक्सिमम करंट है, ठीक है, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे है, उसकी कितनी वैल्यू हुई होगी? उसकी भाई इतनी वैल्यू हुई होगी। लेकिन उसको क्या मैं वीएम के तौर पे ऐसे लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है? तो अब क्या मैं ये दोनों को कंपेयर कर सकता हूं? जी बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहां पे इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाता है, वीएम अपॉन अंडर रूट में R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, ठीक है? दैट इज इक्वल्स टू Vm अपॉन √2 टाइम्स R। तो आप समझ सकते हो कि यहां पे Vm तो कैंसिल हो जाएंगे, तो फर्दर रिजल्ट हमें क्या मिलेगा जो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे? तो फर्दर रिजल्ट हमें यहां पे मिलेगा, कहां गया हमारा पॉइंटर? हाँ जी, तो ये हमारे पास कुछ आएगा अंडर रूट R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स R। एक काम करते हैं, दोनों साइड पे हम क्या करते हैं? स्क्वायर ले लेते हैं। तो जैसे दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस R², है ना? कुछ ऐसा रिजल्ट आया हमारे पास, ठीक है? और यहां पे हम देखेंगे तो मैं इसको लिखूंगा क्योंकि R² वहां पे राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो वो 2R² में से एक R² कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? तो बचेगा वहां पे सिर्फ R², ठीक है? तो ये कुछ हमारे पास आएगा XC माइनस XL का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू R², ठीक है? अभी दोनों साइड पे हम अंडर रूट वापस ले लें तो ये हो जाएगा XC माइनस XL दैट इज इक्वल्स टू R, ठीक है? क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है? अभी यहां पे क्या है कि आपकी एनसीईआरटी की किताब में जो डेरिवेशन चल रहा है ना, उसमें इन्होंने क्या लिया है, देखो मैं आपकी जो एनसीईआरटी की किताब में जो डेरिवेशन चल रहा है उसमें उन्होंने ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी, मतलब कि एक्सएल माइनस एक्सी कंसीडर किया था, ठीक है? उस हिसाब से उन्होंने डेरिवेशन निकाला था। तो मुझे क्या प्रॉब्लम है भाई, यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर ही है ना, तो मैं लिखना चाहूं, मैंने यहाँ पे क्या माना था कि जब तक जो हम चीज वहां पे आगे देख के आए हैं कि जिसमें हमने एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल लिया था, तो उसके लिए हमारे लिए ये वैल्यू थी एक्सी माइनस एक्सएल वाली, है ना? आप चाहो तो वहां पे अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी लेते हो तो वहां पे वो वाले केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी आ जाएगा, जहां पे हमने एक्सी माइनस एक्सएल लिखा तो वहां पे एक्सएल माइनस एक्सी आ जाएगा, ठीक है? तो आपकी एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें यार यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी से पूरा डेरिवेशन चल रहा है, पहले से उन्होंने एक्सएल माइनस एक्सी लिया है, इसीलिए आपको थोड़ा डिफरेंस लगेगा। तो वो डिफरेंस नहीं लगे उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर ही तो है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ भाई एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है? आप चाहो तो पहले से आपकी एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें जिस तरीके से चाहे यहां से ही उन्होंने एक्सएल माइनस एक्सी ही अज्यूम किया है, तो आप यहीं से चलते बनो, तो वो केस ऐसा बनेगा कि जिसमें एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होगा, ठीक है? हमने आगे जो पढ़ा था उस हिसाब से हमने लिया है, तो मैं यहां से आके यहाँ पे आके मैं उसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, ठीक है? क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर में भाई अंडर में एक्सी माइनस एक्सएल करो या एक्सएल माइनस एक्सी करो, होल स्क्वायर तो प्लस ही होगा, तो मैंने उसको यहीं से चेंज कर दिया माइनस एक्सी दैट इज इक्वल्स टू आर। अभी ये बच्चों क्या आ जाएगा, एक्सएल ओमेगा 1 है। सर यहाँ पे आपने ओमेगा 1 क्यों लिखा? भाई मैंने बोला ना, अभी मैंने क्या बोला कि हम कहां पे लिखने वाले हैं ये सारी चीजें, हम ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी पे लिख रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ओमेगा 1L, ठीक है? उसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको क्या लिखूंगा, इट इज नथिंग बट ओमेगा 1C दैट इज इक्वल्स टू आर, ठीक है? सो हमारे पास फाइनली कुछ इतनी वैल्यू बनी कि ओमेगा 1L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1C दैट इज इक्वल्स टू आर, ठीक है?
अभी ये ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है जरा देखो तो, यहां पे रिजल्ट में ओमेगा 1 हमने क्या माना है, ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा माना है, तो वही वैल्यू को यहां पे भी प्लेस करेंगे। तो हमने ओमेगा 1 को माना है ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा टाइम्स एल माइनस, इसको लिखेंगे 1 अपॉन ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा टाइम्स सी, दैट इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो यहां से एक काम करता हूं, मैं ओमेगा 0 को कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, यहां से भी और यहां से भी, दोनों साइड से हम क्या करते हैं, ओमेगा 0 को कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर से ओमेगा 0 मैंने जैसे ही कॉमन लिया, तो ओमेगा 0 कॉमन ले लिया, एल को भी उसके साथ में मैं प्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा ओमेगा 0 एल। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस, यहाँ से तो ओमेगा 0 निकल गया, लेकिन यहाँ से नहीं निकला होगा तो वो डिवाइड होगा, तो डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 हम इसको लिख पाएंगे, माइनस इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन, ठीक उसी तरीके से यहाँ से भी ओमेगा 0 कॉमन ले लिया, सी को साथ में लिख दिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू आर। यहां तक समझ में आया? ठीक है, चलो अभी क्या करने वाले, तो अभी यहां पे एक काम करते हैं। देखो ये ओमेगा नोट सी है ना, उसको अगर मैं ओमेगा नोट एल में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे लिए यहां पे डेरिवेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के पास जाता हूं। बच्चों हमें पता है कि ओमेगा 0 किसके बराबर होता है, ध्यान से सुनिएगा, ओमेगा 0, इसको हम रिजल्ट नंबर ना, कौन सा आया, रिजल्ट नंबर 3 आया, तो मैं इसको रिजल्ट नंबर 3 बोल देता हूं। ठीक है, तो आपको पता है कि ओमेगा 0 किसके बराबर होता है, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी के बराबर होता है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई यहां से मैं ओमेगा 0 स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन एल सी। तो एक काम करो, एक ओमेगा 0 को नीचे ले जाओ और एल को ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हो कि ओमेगा 0 स्क्वायर है ना, तो ओमेगा 0 इंटू ओमेगा 0 होगा, एक ओमेगा 0 को नीचे ले जाओ और एल को लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा ओमेगा 0 एल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा 0 सी। ठीक है, तो क्या मैं ये 1 अपॉन ओमेगा 0 सी है, इसको मैं सीधा ओमेगा 0 एल लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकते हो। सो फ्रॉम दिस रिजल्ट, कौन सा वाला जो हमने अभी डिराइव किया उसके ऊपर से, अब मैं वही रिजल्ट नंबर 3 को मैं लिख पाऊंगा, इट इज नथिंग बट ओमेगा 0 एल इंटू 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी को हम लिखे क्या यहाँ पे, ओमेगा 0 एल लिखे, तो डिवाइड बाय, ये ऑटो सेव का बहुत प्रॉब्लम है यार, ओमेगा 0 एल अपॉन 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0, दैट इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि डेरिवेशन थोड़ा लंबा चलेगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट जो है वो है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास कुछ इतना आया। अभी क्या करेंगे, तो अभी आप देखोगे तो यहां पे मुझे कुछ इतना समझ में आता है कि भाई ये वाला जो टर्म है ना 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0, उसको मैं न्यूमरेटर में ले लेता हूं। ठीक है, मैं जो बोलते जाता हूं ना उसको आप लिखते भी जाएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में रहेगा, ये आपके सिलेबस में है। तो ओमेगा 0 एल इंटू 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 0 एल इंटू 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 का -1 पावर, दैट इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, अभी यहां पे ना हम लोग एक डेरिवेशन यूज करेंगे, वैसे इसको डेरिवेशन नहीं बोलते हैं, लेकिन उसको एक एक्सपांशन बोल सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपांशन। बच्चों बाइनोमियल एक्सपांशन का हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। यहां पे मान लो, ये मैथमेटिक्स वाले बच्चे जानते होंगे, मान लो कि ये जो रेशियो डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0, इसको मैं x मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। ठीक है, तो मैं ये जो रेशियो इसको मैं x मान के चलता हूं। तो भाई बाइनोमियल थ्योरम हमें बोलते हैं कि 1 प्लस एक्स का -1 पावर का एक्सपांशन होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस अप टू इंफिनिटी। ये होता है एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर -1। लेकिन फिजिक्स में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा ओमेगा बहुत ही छोटा होता है ना, मैंने कितना डिफरेंस बोला था यहाँ पे, ये ग्राफ में देखो मैंने कितना डिफरेंस बोला था, अगर मैंने ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को 94.3 माना है तो ये होगा 94.4, ये होगा 94.2। ठीक है, तो बहुत ही छोटा डिफरेंस है, और उतने छोटे डिफरेंस के लिए हम इतना तो बोल सकते हैं कि भाई ये अगर छोटा है और ओमेगा 0, मतलब कि आप 0.1 को 94.3 से डिवाइड कर तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टर्म आएगी, है ना। तो ये डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0 ये नेग्लिजिबल होगा,
और अगर वो नेग्लिजिबल है तो हम पीछे वाली जो टर्म है ना, क्योंकि उसका स्क्वायर क्यूब 4 पावर वो सारी चीजें तो और छोटी हो जाएगी। आप 0.001 का स्क्वायर करो, वैल्यू छोटी हो गई, क्यूब करो और छोटी, 4 पावर करो और छोटी हो जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, पीछे वाली टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे, सिर्फ कंसिडर करेंगे इतनी पहली दो टर्म को। तो हमारे लिए इसका एक्सपांशन इसके बराबर होगा, पहली दो टर्म को कंसिडर करेंगे, पीछे वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों नेग्लेक्ट किया वो आपको मैंने बताया कि क्योंकि हियर डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा 0 इज लेस देन 1, ठीक है। सो दैट हमारे लिए ये एक्सपांशन क्या होगा, हमारे लिए ये एक्सपांशन 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 वो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस एक्स के बराबर, ठीक है। पीछे वाले टर्म को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहीं से मैं यहां पे अगर आगे बढ़ूं तो अब मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट ओमेगा 0 एल इंटू 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 0 एल इंटू ये -1 का एक्सपेंशन हो गया अभी 1 माइनस एक्स, किसको हमने अज्यूम किया, डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0 को, तो वही लिखो यहां पे डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0 दैट इज इक्वल्स टू हमारे लिए होगा आर। क्लियर है। चलो तो अभी यहां से आप समझ सकते हो, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये ओमेगा 0 एल प्लस ये हो जाएगा ओमेगा 0 एल इंटू डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 0 एल माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा 0 एल इंटू डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0 दैट इज इक्वल्स टू आर। देख सकते हो आप यहां पे ओमेगा 0 एल छम्मा छम्मा हो जाएंगे, तो बचा क्या यहां पे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ना, 2 बार बची टर्म, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0 इंटू ओमेगा 0 एल दैट इज इक्वल्स टू आर। तो क्या आपको यहां पे एक चीज दिखाई दे रही है, शायद आपको दिखाई दे, तो ध्यान से देखिएगा। मैं ओमेगा 0 एल को ना राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं, ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं सो दैट ये हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0 दैट इज इक्वल्स टू आर अपॉन ओमेगा 0 एल। अगर आप दोनों साइड पे इनवर्स लेते हैं, ठीक है, अगर दोनों साइड पे व्यस्त लिया जाए तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैं ये वाली टर्म को पहले लिखूं, ठीक है, नहीं पहले इसी को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा 0 डिवाइड बाई 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा दैट इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिया, व्यस्त लिया दोनों साइड पे, तो ये हो जाएगा ओमेगा 0 एल डिवाइड बाई आर। और बच्चों यही तो है शार्पनेस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, है ना, यही तो शार्पनेस है। हमारी चाहत क्या थी, हम क्या चाहते थे, शार्पनेस का फॉर्मूला ये था, ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ, लेकिन उसको हम चाहते थे कि हम इसको कंपोनेंट के फॉर्म में लेके आए, कि हमारे पास कंपोनेंट मतलब कि आर एल कितना ले, आर कितना ले, ताकि हमें शार्पनेस जितनी हो सके उतनी हम वेरी कर पाए और उतनी शार्प वैल्यू हम निकाल पाए। तो वही हमारी चाहत थी कि भाई हम इसको कंपोनेंट के फॉर्म में लेके आए, तो ये लेके आ गए। तो अभी ये शार्पनेस ऑफ दिस रेजोनेंट सर्किट वो कितनी होगी, ओमेगा 0 एल अपॉन आर, मतलब कि यहां से भी आप शार्पनेस निकाल सकते हो, ठीक है, बार बार वो कर्व प्लॉट करके फिर उसकी विड्थ निकाल के फिर आप उसकी शार्पनेस निकालो, उसे अच्छा तो ये रहेगा कि भाई आप एक काम करो कि आपने कौन सा इंडक्टर कितने वैल्यू का लगाया है, रेजिस्टेंस कितने वैल्यू का लगाया है, और ये उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो सिग्नल जो आप जिसको ट्यून करना चाहते हो स्टेशन को, उसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना है वो वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस कर दो, ठीक है, तो भी आपको वही शार्पनेस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक आसान तरीका होता है, अगर आपको प्लॉट नहीं करना है, वो सारी चीजें नहीं करनी है, ठीक है, विड्थ वगैरह आप नहीं मेजर करना है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। बच्चों ये जो हमने यहाँ पे निकाला ना, इसी से आप अगर यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ से, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की किताब में ये डेरिवेशन है, देखो बच्चों आगे आप जैसे भी कोई स्टैंडर्ड बुक रिफर करोगे तो वहां पे ये डेरिवेशन एकदम हल्के में भी दिया गया है, बहुत ही हल्का तरीका वहां पे यूज किया गया, हल्का मतलब कि वो मतलब बरोबर नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, वो सही है, वो तरीका ही होता है और वही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में जो चल रहा है, क्योंकि अगर आपको बोर्ड की एग्जाम में लिखना है तो ये लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेगा,
बहुत सारे ऐसे फैकल्टी होते हैं कि जो आप अपने हिसाब से किसी कोई और स्टैंडर्ड बुक में से आप उसको लिखते हो तो उसके भी मार्क्स देते हैं, ठीक है। लेकिन ये डेरिवेशन अगर मैं पूछूं तो इसको 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछ सकता हूं। तो अगर 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में अगर मैं सिर्फ 2 फॉर्मूला लगा के सिर्फ 3-4 स्टेप में आंसर लेके आऊं तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये अभी से मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये डेरिवेशन लिखना पड़ेगा, ये डेरिवेशन यही लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, बोर्ड की एग्जाम में यही वैलिड गिना जाएगा, क्योंकि वो 2 मार्क्स में नहीं पूछेंगे, इसको 3 या 4 मार्क्स में पूछेंगे, तो तब हमें ये पूरा डेरिवेशन दिखाना होता है, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अच्छा, अगर मान लो कि मुझे इसको कैपेसिटर के फॉर्म में अगर मुझे आंसर चाहिए था तो वो भी मिल सकता है बच्चों, कैपेसिटर के फॉर्म में भी आपको यहाँ पे आंसर मिल सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप ये ओमेगा 0 एल बाई आर ही लिखो, ठीक है। आप यहाँ पे ओमेगा 0 एल बाई आर ही लिखो, ये जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे 1 अपॉन, क्योंकि ओमेगा 0 एल इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, देखो, क्या मैं यहाँ पे ओमेगा 0 एल की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा 0 सी लिख सकता हूं? यहीं से देख लो, ओमेगा 0 एल की जगह पे मैं यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा 0 सी भी लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस सिर्फ ओमेगा 0 एल बाई आर से ही नहीं मिलती है। इसको अगर मुझे निकालना है तो मैं कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस का ये रिलेशन यूज करके भी निकाल सकता हूं, ओमेगा 0 सी इंटू आर, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कैपेसिटर की वैल्यू पता है एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, लेकिन दोनों में रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए हमें, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये जानना जरूरी होता है कि भाई ये, हाँ, ये ओमेगा 0 ये आपको पता ही होगा किसको आप ट्यून करना चाहते हो, ठीक है। इंडक्टर की वैल्यू शायद पता नहीं हो तो कैपेसिटर की वैल्यू पता है तो उससे आप शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस दोनों केस में चाहिए। बच्चों हमें ये जो मिला ना ओमेगा 0 एल बाई आर या फिर 1 अपॉन ओमेगा 0 सी आर, इसको ना क्वालिटी फैक्टर भी बोला जाता है, क्यू फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर क्यू, क्वालिटी फैक्टर क्यू ऑफ सर्किट। मतलब कि वो सर्किट कितनी शार्प है, मतलब कि किसी चीज को सेंस करने में या फिर उसको ट्यून करने में कितनी कैपेबल है, कितनी शार्प है, उसका जो ये नंबर होता है ना, इसको शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ना बोल के आप चाहो तो इसको क्यू फैक्टर भी बोल सकते हो। तो यहां से कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। कई बार हमें यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई ये क्वालिटी फैक्टर ये सर्किट का कितना है, तो अल्टीमेटली वो आपको क्या पूछना चाहते हैं, वो आपको ये पूछना चाहिए वो सर्किट कितनी शार्प है किसी पर्टिकुलर स्टेशन को ट्यून करने के लिए, है ना। समझ में आ रहा है? तो यहां पे एक और चीज भी हम लिखेंगे, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। और ये क्वालिटी फैक्टर जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, वो Q इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं या तो आप लिखो ओमेगा 0 एल अपॉन आर, या फिर आप इसका दूसरा फॉर्मूला यूज करो, दैट इज 1 अपॉन ओमेगा 0 सी आर, ठीक है। तो चाहो वो फॉर्मूला यहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज समटाइम्स कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर ऑल्सो, मतलब कि वो सर्किट कितनी शार्प है किसी पर्टिकुलर स्टेशन को ट्यून करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी कहानी है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की, ठीक है। आप समझ सकते हो कि जितनी वो सर्किट शार्प होगी उतनी अच्छी तरीके से वो पर्टिकुलर स्टेशन को ट्यून कर, देखो ट्यून तो करेगी ही वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई ट्यूनर सर्किट आपने बनाई वो ट्यून नहीं करेगी, भाई उसका काम ही ये होता है कि ट्यून जिसके लिए वो बनाई गई है, जिस पर्पस को सॉल्व करने के लिए वो बनाई गई, तो वो तो करने ही वाली है। लेकिन फर्क ये होगा कि भाई आप कितने एफिशिएंटली वो सर्किट का इस्तेमाल करके किसी पर्टिकुलर स्टेशन को ट्यून कर पाओ। ऐसा ना हो कि भाई 94.3 आप ट्यून करना चाहते हो लेकिन 94.4 के ऊपर भी आपको ट्यूनिंग मतलब कि ऐसा ही दिखेगा जैसे आप 94.3 के ऊपर सुन रहे हो, मतलब कि 94.3 के ऊपर भी करंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, हाँ डिफरेंस होगा लेकिन डिस्टोर्टेड होगा, ठीक है। देखो उससे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। आप बोलोगे सर उससे क्या फर्क पड़ता है, 94.3 पे अगर हमें सुनना है और 94.4 पे मान लो कि हल्का सा डिस्टोर्शन आ रहा है, ज्यादा डिस्टोर्शन नहीं हो रहा तो उसके ऊपर सुन लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। देखो फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है, लेकिन ये पूरी एक कंपटीशन होती है अच्छा ट्यूनर बनाने की, है ना। कोई भी सर्किट है वो हमेशा क्या करते हैं, मतलब कोई भी कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है ऐसे ट्यूनर को, तो उसकी हमेशा टेंडेंसी यही रहती है कि भाई वो जितनी हो सके उतनी अपनी सर्किट को अच्छी बनाए, बेहतर बनाए, और वो बेहतर बनाने के लिए वहां पे क्यू फैक्टर बहुत ही मैटर करता है, ठीक है। आप कितने अच्छे से आप जो सर्किट मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो सर्किट यूजर जब भी यूज करेगा तो वो कितने अच्छे से पर्टिकुलर स्टेशन को ट्यून कर पाएगा। जैसे मैंने बताया कि वो पिछले जमाने की बात है, अभी का जमाना ऐसा है कि जिसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है,
आप सीधा एक ऑटो स्कैन बटन प्रेस कर दो, अपने आप वो सारी चीजें स्कैन करके दे देगा, ठीक है। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था ना, तब तो नोच आते थे, ठीक है। तो वो नोच को मूव करके आगे पीछे करके उसको ट्यून करना पड़ता था, और तब वहां पे स्केल भी नहीं आते थे। फिर ऐसे रेडियो भी आए कि जिसमें स्केल भी आती थी, आपको समझ में आता है कि अच्छा ये रेड कलर की सुई है, अच्छा अभी यहाँ पे है, अभी यहाँ पे, अभी यहाँ पे है ना। तो ऐसे केस में आप देख सकते हो कि एटलीस्ट हम कहाँ पे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको आपका जो ट्यूनर है वो ऐसा समझाना चाहिए यूजर को कि भाई ये स्टेशन है, वो उसका मेन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। आप जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो, 0.1 भी चेंज करो, 94.3 से 94.4 करते हो, तो तुरंत आपका रेडियो वहां पे डिस्टोर्शन ज्यादा सुनाई देना चाहिए। आपका रेडियो वो बोलना चाहिए कि भाई तू गलत चला गया है, तू 1 पॉइंट ज्यादा चला गया, पीछे आ जा, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन कब वो चेंज करेगा, ह्यूमन तब वो चेंज करेगा जब उसको सुनने में तकलीफ आए, है ना। वो अगर सुन नहीं पाएगा कोई सिग्नल को, तो ही उसको समझ में आएगा कि भाई मैंने वो जो ट्यून करना है वो मैंने ट्यून नहीं किया है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये सारा खेल उसी का है, और ये शार्पनेस इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये शार्पनेस वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।